नमस्कार बच्चों। आइए भारतीय नार्य पाठ के को आगे बढ़ाएं, व्याख्या को आगे बढ़ाएं और तीसरे अनुच्छेद पर चर्चा शुरू करें। अद्यत्वे यद्यपि नार्यः विविध क्षेत्रेषु नारी शक्तेः सर्वोत्तम प्रदर्शनं कुर्वन्ति। अद्यत्वे का अर्थ होता है आजकल, यद्यपि हालांकि, नार्यः नारी विविध क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में नारी शक्ति का सर्वोत्तमम प्रदर्शनम कुर्वन्ति, सबसे उत्तम प्रदर्शन कर रही हैं। तथापि फिर भी वस्तुस्थिति भिन्न अस्ति, माने वास्तविकता, वस्तुस्थिति माने वास्तविकता भिन्न है, अलग है, परंतु वास्तविकता अलग है। अद्यापि समाजे, आज भी समाज में अधिकांशाः नार्यः, अधिकांश नारी कुपोषित का अर्थ होता है जिसको शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक डाइट, यदि खाद्य पदार्थ न मिल रहा हो, वो कहलाता है कुपोषण। तो शरीर के विकास के लिए जो आवश्यक तत्व है, प्रोटीन, विटामिन आदि, उनका पर्याप्त मात्रा में भोजन के रूप में उपलब्ध न होना कुपोषण कहलाता है। तो आज भी समाज में अधिकांश नारी कुपोषित, अशिक्षित, निर्धना, गरीब, शोषिता मतलब शोषण की हुई, शोषित जिनका शोषण हुआ है, अधिकार वंचिता च सन्ति और अधिकारों से वंचित है। आज भी समाज में अनेक नारी कुपोषित, अशिक्षित, निर्धन, शोषित तथा अधिकारों से वंचित हैं। पुरुष प्रधान समाजः नारीणां शारीरिकं, मानसिकं, आर्थिकं च शोषणं करोति। पुरुष प्रधान समाज नारियों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करता है। शारीरिक से तात्पर्य फिजिकली उन्हें कष्ट पहुंचाना, और मानसिक का संबंध मेंटल एक्सप्लॉइटेशन से है, और आर्थिक मतलब धन से संबंधित, धन से वंचित रखना। तो पुरुष प्रधान समाज, चूँकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, यहाँ पर पुरुष को ही परिवार में अधिक अधिकार प्राप्त है, और अपने अधिकारों को वो दुरुपयोग करता है नारी पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करके। तो पुरुष प्रधान समाज नारियों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करता है। एतेषां दोषाणां निवारणाय, इन विकारों को दूर करने के लिए, एतेषां दोषाणां, इन विकारों को निवारणाय दूर करने के लिए सर्वकारस्य, सरकार के, समाज सेवी संगठनों का, पुरुष वर्गस्य च, और पुरुष वर्ग का सम्मिलितं प्रयासम अपेक्षते, सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, उसकी अपेक्षा है। इन विकारों को दूर करने के लिए, इन दोषों को दूर करने के लिए सरकार के, समाज सेवी संगठनों के तथा पुरुष वर्ग के सम्मिलित प्रयास की अपेक्षा है, आवश्यकता है। मनुस्मृति में मनु ने लिखा है, मनुस्मृति में मनु ने लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्र माने जहाँ, नार्यः माने नारी, तु माने तो, पूज्यन्ते पूजा की जाती हैं, जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है, रमन्ते मतलब निवास करते हैं, तत्र देवता वहाँ भगवान निवास करते हैं। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। तो आइए अब इस अनुच्छेद के भाषिक तत्वों को देख लिए। अद्यत्वे अव्यय है, जिसका अर्थ होता है आजकल मतलब नाउएडेज, प्रेजेंट सिनेरियो में, नाउएडेज आजकल। यद्यपि भी अव्यय है,
हालांकि नार्यः नार्यः प्रथम पुरुष का बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन नारी नार्यो नार्यः। विविध क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में नारी शक्ति का सर्वोत्तमं प्रदर्शनम सबसे उत्तम प्रदर्शन कुर्वन्ति कर रही हैं। इसके पहले हम जो लाल रंग में जो शब्द दिए हुए हैं वो संधि युक्त शब्द हैं, उनकी पहले व्याख्या देख लें समस्त शब्दों का। इसमें आता है सबसे पहले सर्वोत्तम। सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम। तो ये जो सर्वोत्तम है वो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो गुण स्वर संधि में अ के साथ ई उ या री मिलता है तो अ के साथ ई मिलके ए और अ के साथ उ मिलके ओ हो जाता है। तो यहाँ पे सर्व के अ के साथ उत्तम का उ मिलके ओ हो गया है सर्वोत्तम। तो ये यण संधि का उदाहरण हुआ सर्व उत्तम। इसके बाद आगे देखते हैं अद्यापि। अद्यापि अद्य में अद्य के अ के साथ अपि का अ मिलकर बना अद्यापि। तो इसका संधि विच्छेद हुआ अद्य अपि, अर्थात अ के साथ पुनः अ मिलता है तो दोनों मिलके आ हो जाता है। अद्य के साथ अपि मिलके अद्यापि। गुण ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। इसके बाद अगला इस प्रकार ये इन दो शब्द आए हैं इस पैराग्राफ में। अब आगे बढ़ते हैं भाषिक तत्वों की तरफ। तो जैसा हमने अभी चर्चा की, अद्यत्वे आजकल यद्यपि नारी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में नारी शक्ति। यहाँ शक्ति षष्ठी का एक वचन है, शक्ति का षष्ठी विभक्ति शक्ति, शक्त्यो, शक्ति नाम। तो नारी शक्ति नारी की शक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शनम कुर्वन्ति सबसे उत्तम प्रदर्शन कर रही हैं। यद्यपि आजकल नारी विभिन्न क्षेत्रों में नारी शक्ति का सर्वोत्तम सबसे उत्तम प्रदर्शन कर रही हैं, तथापि फिर भी वस्तुस्थिति भिन्ना अस्ति। यहाँ पे विशेष विशेषण संबंध है। वस्तुस्थिति भिन्ना, स्थिति स्त्रीलिंग है इसलिए उसका विशेषण भिन्ना भी स्त्रीलिंग में हुआ तो बना वस्तुस्थिति भिन्ना अस्ति। अद्यापि आज भी समाज में अधिकांशाः नार्यः। तो या नार्यः प्रथम पुरुष का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, नारी नार्यो नार्यः, इसलिए अधिकांशा भी बहुवचन में आया, अधिकांशाध्याकांश अधिकांशा। तो अधिकांशा नार्यः अधिकांश नारी। बाकी शेष जो विशेषण है उसके नारी के विशेषण हैं। तो चूँकि नार्याः प्रथम विभक्ति के बहुवचन में है इसलिए इसके रूप भी ये विशेष्य हुआ नार्यः और इसका विशेषण नारी। कैसी नारी? अधिकांश नारी। और कैसी नारी? कुपोषित नारी। और कैसी नारी? अशिक्षित नारी। तो अधिकांश, कुपोषित, अशिक्षित, निर्धना, कैसी नारी? निर्धन नारी। कैसी नारी? शोषित नारी। कैसी नारी? अधिकार वंचित नारी। तो ये सारे शब्द विशेषण है नार्यः एक विशेष्य का। तो विशेष्य है यहाँ पे नार्यः, विशेष यहाँ पे नार्यः है और विशेषण अधिकांशा, कुपोषिता, अशिक्षिता, निर्धना, शोषिता, अधिकार वंचिता। इसलिए नार्यः के प्रथम पुरुष के बहुवचन के रूप में ही इन सब के रूप भी बहुवचन में आए हैं। पुरुष प्रधान समाज, यहाँ फिर से विशेष विशेषण संबंध। समाज कैसा समाज? पुरुष प्रधान समाज। तो समाज प्रथम विभक्ति के एक वचन में है इसलिए प्रधान भी प्रथम विभक्ति के एक वचन में हुआ। तो पुरुष प्रधान समाज नारीणाम नारियों के शारीरिकम शारीरिक, मानसिकम मानसिक, आर्थिकम च और आर्थिक, शोषणम करोति। तो यहाँ फिर से आप देख सकते हैं शोषणम यहाँ विशेष्य है और विशेषण है शारीरिकम, मानसिकम, आर्थिकम। शोषण विशेष्य है और आर्थिकम, मानसिकम और शारीरिकम ये तीनों उसका विशेषण। तो
पुरुष प्रधान समाज नारियों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करता है। एतेषाम दोषाणाम निवारणाय, या फिर से विशेष विशेषण दोषाणाम, दोषाणाम षष्ठी का बहुवचन है, दोषस्य दोषयोः दोषाणाम, इसीलिए एतत् का रूप भी षष्ठी में आया है, एतस्य एतयोः एतानाम। तो एतस्य एतयोः एतेषाम, तो एतेषाम दोषाणाम, इन दोषों को निवारणाय, निवारणाय चतुर्थी का एक वचन है। निवारण मतलब दूर करना, तो निवारणाय दूर करने के लिए सर्वकारस्य, सरकार को संस्कृत में कहते हैं सर्वकार, तो सर्वकारस्य सरकार का, समाज सेविक संगठना नाम, तो समाज सेवी संगठनों का, पुरुष वर्गस्य च, और पुरुष वर्ग का सम्मिलितम प्रयासम, सम्मिलितम माने सामूहिक प्रयास, अपेक्षते माने अपेक्षित है, इनकी आवश्यकता है। मनुस्मृतौ, ये देखिए यहाँ पे स्मृति है, स्मृति का षष्ठी है स्मृतौ, स्मृति का सप्तमी है स्मृतौ, स्मृतौ स्मृत्योः स्मृतेषु, तो मनुस्मृतौ, मनुस्मृति में मनु ने अलिखत लिखा है, मनुस्मृति में मनु ने लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र माने जहाँ, नार्यस्तु यहाँ पे सत्व संधि है, नार्यः विसर्ग के बाद यदि त आता है तो विसर्ग का स हो जाता है, तो ये हुआ नार्यः के साथ तू मिलके नार्यस्तु, पूज्यन्ते, पूज्यते, पूज्यते, पूज्यन्ते, ये आत्मनेपद का प्रथम पुरुष का बहुवचन हुआ, तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते, जहाँ नारी की पूजा होती है, रमन्ते माने रहते हैं, यहाँ भी आत्मनेपद है, रमते रमेते रमन्ते, रमन्ते माने रहते हैं, तत्र माने वहाँ, देवता माने ईश्वर, जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो मनुस्मृति में मनु ने लिखा, जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इस प्रकार ये अंतिम अनुच्छेद था जिसकी व्याख्या हमने देखी भाषिक तत्वों के साथ। अब आइए विशेष के अंतर्गत इसका रिवीजन कर लें कि क्या इस पाठ में विशेष रूप से था। तो स्वर संधि के अलावा व्यंजन व विसर्ग संधियाँ भी होती हैं, ये आप सबको पता है। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर व्यंजन संधि होती है। तो ये प्रथम शब्द के अंत का वर्ण ही डिसाइड करता है कि वो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। यदि उसके अंत में स्वर हो तो स्वर संधि होगी प्रथम शब्द के अंत में, और व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होगी। तो व्यंजन के बाद उसके बाद कोई भी स्वर चाहे व्यंजन कोई भी वर्ण यदि जुड़े तो वहाँ पे व्यंजन संधि ही होता है। तो जैसे यहाँ दिक है, दिक में व्यंजन है क, उसके साथ स्वर जुड़ रहा है अ, तो क के साथ अ जुड़ने के कारण क का ग हो गया। तो दिक के साथ अंबर मिलके, ये इसका नियम अलग है। प्रथम वर्ण के साथ यदि कोई स्वर जुड़ता है तो उस प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो दिक के साथ अंबरम मिलके दिगंबरम हो गया है। उसी प्रकार जगत ईशा, जगत ईशा में हम देख रहे हैं अंतिम वर्ण है त, त के साथ स्वर ई जुड़ रहा है, तो त के साथ अर्थात प्रथम वर्ण के साथ ई स्वर जुड़ने के कारण त का तृतीय वर्ण हो गया द, तो बनाए जगत के साथ ईशा, जगदीशा हो गया। व्यंजन संधि में पद के अंत में म हो और म के पश्चात कोई व्यंजन आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। इस नियम के अनुसार अंत में यदि म आता है, व्यंजनांत म, और म के पश्चात कोई भी व्यंजन आता है, म के बाद कोई भी व्यंजन आता है, तो जो म है म के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रामम, ग्रामम में म है, अब म के बाद स्वर ग, व्यंजन ग आ रहा है,
तो ये जो म था ये म बन गया ग्रामम, यहाँ पे अनुस्वार हो गया ऊपर में। ये तभी होगा जब म के बाद व्यंजन आए। यदि म के बाद स्वर आता है तो अपने यथा स्वरूप में ही रहेगा। उसी प्रकार अहम वदामि, अहम वदामि हम देख रहे हैं कि प्रथम शब्द के अंत में म है और उसके बाद स्वर व्यंजन व आ रहा है। तो म के बाद व्यंजन आने के कारण ये अहम अनुस्वार के रूप में हो गया है। तो इस प्रकार ये व्यंजन संधि के हमने 2 नियम देखे। इस प्रकार और भी कई नियम हैं व्यंजन संधि के, जिसे हम व्यंजन शीर्षक के अंतर्गत विस्तृत इसकी व्याख्या देखेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यहाँ तक पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात अगली क्लास में हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक हैप्पी लर्निंग।